वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेम्पिक्स 360 में। और वेम्पिक्स 360 आपकी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की फुल प्रिपरेशन करा रहा है। और इसमें मैं डेली आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जिन क्वेश्चंस की आने की पूरी पूरी संभावना है, या इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सेट नंबर 6 होगा। और इससे पहले 5 सेट्स हम कर चुके हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जिन्होंने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो वो उन क्लासेस को जरूर देख लें। इससे आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और अगर इस चैनल पे नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो प्लीज अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा प्रयोग में लाई गई है। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात हो रही है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट किस आइडिया को लेकर चलता है और किन आइडियाज की बात करता है उसके बारे में हमें बताना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, माफ कीजिए ऑप्शन 3। सेकेंड एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा कि प्रकृति में उद्देश्य के रूप में सत्य और वंशावली जीनियोलॉजी, ये दोनों ही चीजें पोस्ट मॉडर्निस्ट द्वारा यूज की जाती है। यानी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है वो ट्रुथ को एक ऑब्जेक्टिव नेचर में लेते हैं और उसके अलावा जीनियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीज को करते हैं। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं ये राजनीतिक विज्ञान में वैल्यू एंड फैक्ट्स के महत्व को समझते हैं। और सबसे पहले ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान में वैल्यू फैक्ट्स के मिश्रण को लेकर आए। ओके, पोस्ट मॉडर्निस्ट के जो फादर हैं ये डेविड ईस्टन को कहा जाता है, डेविड ईस्टन। ओके, इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है उन्होंने जीनियोलॉजी और उसके अलावा ट्रूथ ऑब्जेक्टिव इन नेचर ये चीजें, और उसके अलावा जो फूको का पावर नॉलेज रिलेशनशिप है, पावर नॉलेज जो रिलेशनशिप फूको देता है उसको भी हम पोस्ट मॉडर्निस्ट के अंदर पढ़ते हैं। देन डिस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट जो दरीदा का है वो भी पोस्ट मॉडर्निस्ट का ही आइडिया है। उसके अलावा उन्होंने रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी जो पहले के राजनीतिक विचारक थे उन्होंने जो भी अथॉरिटी का आइडिया दिया है, सत्ता का जो आइडिया दिया है, उस सत्ता के आइडिया को खारिज किया है, क्योंकि वो ओनली फैक्ट्स पर आधारित थी, वो सिर्फ संरचनाओं की बात करती थी। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया आता है तो उसने संरचनाओं को किन किन चीजों से, यानी किसी भी स्टेट की जो संरचना है, पार्लियामेंट है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इसके अलावा इन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर किन किन चीजों का बाहरी प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है इक्विटी की भी बात करते हैं, माफ कीजिए इक्वालिटी की बात करते हैं, और इन्होंने इंटरनेशनलिज्म में भी विश्वास जताया है। ओके, ये अंतरराष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कई पार्टियों या राजनीतिक संरचनाओं के बीच घनिष्ठ जुड़ाव के रूप में निरूपित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? Which of the following can be described as a form of power sharing involving a close association among number of parties or political formation? तो किसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, समाजवाद में।
ओके, समाजवाद में राजनीतिक संरचनाओं के बीच और पार्टियों के बीच में घनिष्ठ जुड़ाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन यहाँ पर है कि समाजवाद की स्थापना महिलाओं की आजादी की एक आवश्यक शर्त है। ओके, असर्शन को अच्छे से पढ़िए। और रीजन है कि उत्तर नारीवाद का कहना है कि महिलाओं को खुद को अभिकर्ता के रूप में देखना चाहिए, न कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के भीतर पीड़ितों के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, माफ कीजिए यहाँ पे टाइम भी सेट किया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी इसका ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर इसका ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ओके, यानी समाजवाद की स्थापना महिलाओं की आजादी के लिए आवश्यक शर्त है। यानी महिलाओं की अगर आजादी की बात करते हैं तो जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि क्लासिक मार्क्सिज्म के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म के बारे में बताना है। सो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए कि कौन कौन क्लासिकल मार्क्सिज्म के थिंकर्स हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, कार्ल मार्क्स, रोजा लक्सेमबर्ग और माओ जेडोंग। ओके, यहाँ पर आपके लेनिन जो है वो भी एक क्लासिकल मार्क्सिस्ट थिंकर है, बट यहाँ पर हर्बर्ट मर्क्यूजे आ जा रहा है, ये नव मार्क्सवादी है। ओके, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो मार्क्स, रोजा लक्सेमबर्ग, माओ जेडोंग और लेनिन भी हमारे क्लासिकल मार्क्सिज्म के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट के सामाजिक सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को इस्तेमाल किया। तो किसने किया? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात करी थी अपनी बुक द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज में। माफ कीजिए, द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज डार्विन की बुक है और डार्विन की बुक से ही उन्होंने शिक्षा लेते हुए इस प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को अपनाने की बात कही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर? आप लोग पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, देन अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का टाइम शुरू होता है। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, यानी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि वैचारिक शक्ति आर्थिक शक्ति का अधिक सूक्ष्म आधार प्रदान करती है। ओके, यानी जो हम इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक पावर के पीछे एक आइडियोलॉजिकल पावर भी वर्क कर रही होती है। उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है कि राजनीतिक विचारधारा में केवल विश्वासों का एक समूह होता है और यह क्रिया प्रधान नहीं होता है, तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल आइडिया होता है और तो पॉलिटिकल आइडिया में ना कई सारे बिलीव एंड फेथ्स काम कर रहे होते हैं और वो सारे बिलीव एंड फेथ्स बन के एक आइडिया को क्रिएट करते हैं और वो आइडिया काम करता है, ना कि वो बिलीव। ओके, बिलीव और जो भी उसके बाहरी कारक तत्व हैं उनका एक
संगठित रूप होता है राजनीतिक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के कुलीन सिद्धांत की आलोचना की? सो किसने करी? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, सीबी मैकफर्सन, बेरी हॉल और प्लामनिट्ज ने। ओके, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका बोसेनफेल्ड। ओके, बोसेनफेल्ड यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि नॉजिक के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं। नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी जो नॉजिक का न्याय का सिद्धांत है उसको देखिए हम हकदारी का सिद्धांत भी बोलते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि न्याय तभी होगा जब संपत्ति चोरी की ना हो। तो वो चोरी की संपत्ति की भी बात करते हैं और कहते हैं कि हम जो राज्य होता है वो नागरिकों की किसी भी तरह की संपत्ति को हड़प नहीं सकता है या उस पर टैक्स उसे नहीं लगाया जाना चाहिए। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिश्रम की वजह से, मेहनत की वजह से अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है, तो राज्य को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसलिए वो उनका हक होता है कि वो जितना भी अर्न कर रहे हैं वो अपने पास रखें। लेकिन वो कहता है कि ये जो संपत्ति है वो संपत्ति चोरी की नहीं होनी चाहिए, यानी किसी को ठगा हुआ नहीं होना चाहिए या ऐसी संपत्ति नहीं होना चाहिए जो किसी से हम छीन कर लाए। ओके, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि उन्होंने न्याय के सिद्धांत को सिद्धांत के अधिकार की वकालत करी। उसके बाद वह सरकारी हस्तक्षेप को बलात् श्रम के बराबर मानते हैं जो हमारे मूल नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी अगर किसी भी तरह का टैक्स लगाया जा रहा है, सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो वो हमारे नैतिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उसके बाद है नॉजिक ने स्वस्वामित्व, ये स्वस्वामित्व जो वर्ड है उसे हकदारी का सिद्धांत भी कहते हैं। जो स्वस्वामित्व या हकदारी का सिद्धांत, ये दोनों एक ही चीज है। तो उन्होंने स्वस्वामित्व के सिद्धांत पर न्याय के अपने सिद्धांतों का बचाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक मामलों में असमानता के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा सही युग्म है? तो बताइए, राजनीतिक मामलों में असमानता के जो आधार दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? माफ कीजिए, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो बर्थ है वो एरिस्टोक्रेसी से जुड़ी हुई है। ओके, बर्थ इज रिलेटेड टू एरिस्टोक्रेसी। और जो यहाँ पर अभिजात वर्ग है ना, अभिजात वर्ग की बात करता है पेरेटो और मोस्का, तो ना कि हिटलर। पेरेटो एंड मोस्का। ओके, यहाँ पर नॉलेज की बात करता है प्लेटो, ना कि प्लूटोक्रेसी। और जो धर्म और ईश्वर है इसकी बात होती है मोनार्की के अंदर। किसके अंदर? मोनार्की के अंदर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के बारे में बताना है कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया एक पैम्फलेट है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है ना? ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ही तो लिखा था मिलके 1848 में। उसके बाद है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट लीग के मंच के रूप में काम करने के लिए लिखा गया।
तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यस, ये कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करेगी और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करेगी, उन सभी चीजों को बताता है। उसके बाद कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेखक की इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का निर्माण करता है। तो यस, इसमें मार्क्स ने भौतिकवादी अवधारणा की भी बात करी थी। उसके बाद कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की शुरुआत नाटकीय शब्दों से होती है कि एक भूत यूरोप को सता रहा है। ये एक भूत यूरोप को सता रहा है, वो है साम्यवाद का भूत। साम्यवाद का भूत। तो क्या ये करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए एकदम, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है, कि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है उसकी शुरुआत इस स्टेटमेंट के साथ होती है। नेक्स्ट है कि दो लिस्ट दिए गए हैं और दोनों को मैच करना है। सो देखिए यहाँ पर जो राजतंत्र है, मोनार्की है, तो उसमें किसका शासन होता है? तो किसी भी एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, क्योंकि एक राजा होता है और वही सब चीजों का संचालन करता है। फिर आती है निरंकुशता। तो निरंकुशता में निजी लाभ के लिए सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। और फिर है अभिजात वर्ग। तो जो अभिजात वर्ग है उसमें कुछ द्वारा नहीं बल्कि अल्पमत द्वारा सरकार को चलाया जाता है। वहां पे अल्पमत द्वारा सरकार को चलाया जाता है। लेकिन जो कुलीन तंत्र होता है वो कुछ लोगों द्वारा सरकार का संचालन करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एक श्रमिक वर्ग के बुद्धिजीवों की स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया? तो कल्चरल हेजेमनी का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और एंटोनियो जो ग्रामशी है, उन्होंने द प्रिजनर्स नोटबुक बुक लिखी थी। और ये इनकी एक नोटेबल वर्क है जो कि 1891 से 1937 के बीच में लिखी गई। नेक्स्ट है नव मार्क्सवाद क्या है? व्हाट इज नव ग्रामशीवाद क्या है? न्यू ग्रामशीज्म क्या है? ये किसके बारे में स्टडी करता है? सो ये आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कल्चरल हेजेमनी का, तो एंटोनियो ग्रामशी बेसिकली एक मार्क्सिस्ट थिंकर है और इन्होंने मार्क्स के आइडिया को आगे की तरफ मूव ऑन किया। और ये जो एंटोनियो ग्रामशी है, मार्क्सवाद को एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, तो हमेशा जब भी हम ग्रामशी को पढ़ेंगे तो हम उनको एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं। और इसीलिए इनको हमेशा जो इनका आइडिया है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एडलिन की किस पुस्तक में प्रसिद्ध रूप से बुराई की भयावहता वाक्यांश को गढ़ा गया? तो एंडेन ने जो लिखा हुआ है बुराई की भयावहता यानी द पेनल्टी ऑफ इविल, तो ये किस बुक में इन्होंने दिया है? सो इसका राइट आंसर है आपका, कमेंट बॉक्स में पहले आप बताइए, फिर मैं तो बताऊंगी ही इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, एचमन इन जेरूसलम, और इन्होंने ये बुक लिखी है 1963। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या सावरकर के अनुसार हिंदुत्व के लिए आवश्यक है? सो क्या है? सो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए, समझिए, देन अपने आंसर्स को दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है कि हिंदुत्व के लिए एक प्रादेशिक इकाई संस्था होनी चाहिए
एक नस्लीय इकाई होनी चाहिए और एक आर्म संस्कृति होनी चाहिए। ओके, तो आर्म संस्कृति की बात करते हैं, रेसिज्म की बात करते हैं और एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैमन रॉय के कट्टरपंथी मानवतावाद की मुख्य अवधारणा क्या है? क्या है इनकी मुख्य अवधारणा? तो इनकी मुख्य अवधारणा आपकी है ऑप्शन 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं और मोरालिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किसको उन्नत बनाया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा की श्रेणी में आते हैं? बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकेंड्स का टाइम है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एकात्मक मानवतावाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो देखिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1965 में दीनदयाल उपाध्याय की लिखी हुई एक बुक है, जिसके अंदर उन्होंने 3 गांधीयन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था। वो था सर्वोदय, स्वदेशी और ग्राम स्वराज। तो इन तीनों आइडिया को इन्होंने अडॉप्ट किया था और इनकी बुक ही है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो कि 1965 में लिखी। नेक्स्ट है, पेरियार रामासामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष शामिल हुए थे? सो पेरियार के बारे में बताना है। करेक्ट आंसर आप लोग सेलेक्ट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। 1919 में पेरियार रामास्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु में एक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने बाद में कांग्रेस को छोड़ भी दिया था और उसके बाद इन्होंने ब्लैक मूवमेंट शुरू किया था। ठीक, और ब्लैक मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक एक काली शर्ट को पहने हुए दलितों के अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ने के अनुसार कर का एकत्रण किस स्तर पर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका करेक्ट आंसर। सो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4। गांव, प्रांत और केंद्र, विलेज, प्रोविंसेस एंड सेंटर्स, इन सभी लेवल पर राज्य को कर एकत्रित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि किसके अनुसार रॉल्सियन न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर लागू करना चाहिए? किसके अनुसार? साम्यवादियों, स्वतंत्रतावादियों, सर्वदेशी और मार्क्सवादी। किन सिद्धांतकारों के अनुसार जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसको हम वैश्विक तौर पर लागू करें? तो इसके लिए सबसे पहले बात की जाती है किसके द्वारा? तो सर्वदेशीय जो सिद्धांतकार है उनके द्वारा। क्योंकि आप देखिए, जो साम्यवादी थिंकर्स हैं, साम्यवादी तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटियंस जो है नए विचारों को लेकर आती है, एक नई आइडियोलॉजी है। और मार्क्सिस्ट और लिबर्टेरियंस ये भी बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी अपनी ही विचारधारा है। तो इसलिए आपका बच गया कॉस्मोपॉलिटियंस जो थिंकर्स हैं। तो हमारा ऐसे करेक्ट आंसर निकल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जेएस मिल द्वारा दी गई अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता है? तो कौन कौन सी है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर।
तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि जो जेएस मिल है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंदर निर्वाचन और प्रतिनिधि के बीच में संबंधों की मजबूती की बात करते हैं, तो करेक्ट है। फिर बात करते हैं हर एक निर्वाचक को अपने प्रतिनिधि के साथ और प्रतिनिधि को अपने घटकों के साथ व्यक्तिगत रूप से पहचाना जाएगा। थर्ड है कि प्रत्येक मतदाता सदस्य ने मतदाता की अपनी राय व्यक्त करने और जिस पर वो भरोसा करता है कि के लिए मतदान किया होगा, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद है हर अल्पसंख्यक का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। ठीक, नेक्स्ट है दो लिस्ट दिए गए हैं, उन दोनों को मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड स्टडी ग्रुप जो भी आपके हैं उन लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे इन वीडियोस का फायदा उठा सके। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। तो ए का है 2, यानी रूसो ने एक आलोचनात्मक प्रबोधन यानी क्रिटिसाइज किया एनलाइटमेंट का। तो ऑब्वियसली इसने जो ऐसे लिखे थे उसमें एनलाइटमेंट की आलोचना ही करी थी। उसके बाद जो हॉब्स है, हॉब्स बात करता है सभ्य समाज राज्य द्वारा बल का अनुप्रयोग, यानी जो सभ्य समाज होगा वो बल का उपयोग करेगा और उसे करना चाहिए। उसके बाद जो बेंथम है वो इसकी सुख और दर्द की बात करता है, सुख दुख का जो सिद्धांत है जो कि उपयोगितावाद के अंतर्गत बेंथम बात करता है, वो आइडिया देता है और कहता है कि जो सुख और दुख है उसको मापा जा सकता है। उसके बाद है लोग जॉन लॉक का है कि सभ्य समाज जो है राज्य से पहले आता है, यानी जो राज्य समझौता करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो राज्य है वो एक समाज के बाद आता है, क्योंकि राज्य से पहले भी मनुष्यों ने एक सभ्यता बनाई हुई थी। ठीक, लेकिन उसमें क्या था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जान माल की हानि हो जाती थी, जिन खतरों से निपटने के लिए मनुष्य ने मिलकर राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट है कि कबीर ने किस मार्ग का अनुसरण किया है। सो इसका राइट आंसर क्या है? सो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी 4, सूफी परंपरा, भक्ति परंपरा और रहस्य। और देखिए कबीर की अपनी राइटिंग्स नहीं है, कबीर ने कोई खुद से बुक नहीं लिखी है, बल्कि कबीर के जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, उन्होंने उनकी बातों को संग्रह करके इनकी किताबें लिखी। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विजयधारी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन होगा अभी तक के लिए आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, कर्ण को जाना जाता है। नेक्स्ट है रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन? सो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सो इसका राइट आंसर है आपका एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय की बुक है रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन से सही हैं? तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही, यानी मूर्तियों को तोड़ने और ईश्वर विरोधी जुलूस निकालने के उनके तरीकों से उनकी बहुत आलोचना की गई, तो ये करेक्ट है। उसके बाद द रामायण एंड टू रीडिंग के लेखक भी हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एक नया फैक्ट मिल गया कि इनकी जो बुक है द रामायण एंड टू रीडिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से स्टेटमेंट सही है? कि he advocated new Vedantic concept, and next he opposed the idea of worshipping the idols, and he preached polytheism, and he criticized Sufism. तो कौन सा करेक्ट है? अभी हमने इनका एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिससे
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल सकता है। इजी है ये भी क्वेश्चन। टाइम है आप लोग के पास, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। और अगर आप कबीर के बताए कॉन्सेप्ट्स पे और ज्यादा पढ़ें और कुछ नई चीजें आपको मालूम हुई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध किया था। तो आप अगर कबीर के दोहे पढ़ते होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के बारे में विरोध को उन्होंने जताया। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन है कि मोहम्मद इकबाल ने यूरोप से लौटने के बाद राष्ट्रवाद के लिए कुछ वैमनस्य पैदा किया था। यानी मोहम्मद इकबाल डेवलप्ड सम डिजास्टर्स फॉर नेशनलिज्म आफ्टर हिज रिटर्निंग ऑफ यूरोप फ्रॉम यूरोप। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों में आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ते देखा। यानी ही विटनेस द एज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म इन द यूरोप नेशनलिज्म। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, उन्होंने राष्ट्रवाद का ऐसा आइडिया क्यों दिया, तो क्या इसका रीजन सही है? सो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही। उसके बाद नेक्स्ट है, दो लिस्ट दिए गए हैं और ये दोनों लिस्ट तो एक विचारकों की है, एक उनके अप्रोचेस की है, तो वो मैच करना है। सो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, आप लोगों का टाइम शुरू हो चुका है। बेंटल है, आलमंड है, हर्बर्ट स्पाइरो है, मोस्का मिसेल। सो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पे मैच करते हैं। जो संस्थागत दृष्टिकोण, तो संस्थागत दृष्टिकोण इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं मोस्का एंड मिसेल। फिर आती है प्रणालीगत दृष्टिकोण की, और इसकी बात करते हैं हॉर्बर्ट स्पाइरो। उसके बाद कार्यात्मक विश्लेषण, तो कार्यात्मक विश्लेषण की बात होती है आर्चर बेंटले द्वारा। और उसके बाद राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, वो बात होती है आलमंड के द्वारा। नेक्स्ट है एटियर बालीबर क्रांति के निम्नलिखित में से किस विचार से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हुए हैं आपके इनमें से किसी भी एक में से, जो कि आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप लोग के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, इसलिए ना क्वेश्चन आप सुनते ही उस पे अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए और फिर करेक्ट आंसर क्या है उसको सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिए। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, और कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो कितनी भी पुरानी हो मैं आंसर जरूर दूंगी आपको। सो यहाँ पर एटियन बालीगर जो है ये लोकतांत्रिक परंपरा यानी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से रिलेटेड एक थिंकर है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन है कि राष्ट्रपति कट्टरपंथी लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी की अनुमति है लेकिन सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ओके, सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वह रीजन है कि इसके अलावा यहाँ व्यक्तियों के हित बहुमत के हितों के अधीन है लेकिन कानून के समक्ष समानता द्वारा संरक्षित है। सो कौन सा राइट आंसर है? थोड़ा वक्त लीजिए देन अपने आंसर को दीजिए। एग्जाम में आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम होगा, यहाँ 10 सेकंड्स का ही टाइम है, बट आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, कट्टरपंथी लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी की अनुमति कम होती। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में बताना है कि यह राज्यों को दो किस्मों उदार लोकतांत्रिक और साम्यवादी अधिनायकवादी का सम्मिश्रण करता है। सो यस करता है। उसके अलावा यह उदार लोकतांत्रिक राज्य से आर्थिक स्वतंत्रता की अवधारणा को अपनाता है। क्या करेक्ट है ये या इनकरेक्ट? उसके बाद ये स्वीकार करता है कि राज्य का व्यवसाय को सुरक्षा देना और न ही बढ़ावा देना है। तो क्या ये करेक्ट है? उसके बाद है इसे समाज सेवा राज्य के रूप में भी जाना जाता है।
सो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, कौन सा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो और उसके बाद आप ऑप्शन देख लें। सो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है वो करेक्ट। ओके, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट। नेक्स्ट है कि लोकतंत्रीकरण में व्यक्तिगत नेताओं की भूमिका के बारे में सोचने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों का झुकाव है। तो राजनीतिक विज्ञान किसको मान्यता देते हैं? तो ये मान्यता देते हैं आपके ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि नेता कुछ समय तक मायने रखते हैं लेकिन वे संरचनात्मक परिस्थितियों के प्रतिवेश के खिलाफ कार्य करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली वो काम करने लगते हैं कि स्ट्रक्चरल कंडीशन के खिलाफ। उसके बाद है रीजन दिया गया है और अजर्शन दिया गया है। तो अजर्शन है कि न्यायालय मामलों का फैसला करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है। और रीजन दिया हुआ है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ध्यान देने योग्य और निर्विवाद रूप से करते हुए देखा और किया जाना चाहिए। कौन सा करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, यानी रीजन एंड असर्शंस दोनों सही है। यानी जब भी न्यायपालिका कार्य करती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखती है। ओके, यानी एज अ ह्यूमनिज्म, एज अ ह्यूमन, एक व्यक्ति को कौन कौन से न्यायिक अधिकार बेसिक रूप से मिलने चाहिए। तो आज जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, द हिंदू में ही आर्टिकल था कि जो न्यायपालिका है ना, उसको भी कानून बनाने का कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए और जो न्यायपालिका है वो भी अधिकार बना सकती है। ओके, अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये तो काफी टाइम लेते हैं, लेकिन समाज की वास्तविकताओं को और उसकी आवश्यकताओं को न्यायालय अगर समझने लगता है, ठीक, तो लोकसभा के कार्यों को, राज्यसभा के कार्यों को थोड़ा कम किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था को भी कुछ न्यायिक और कुछ ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जो न्यायिक आधार पर कानूनों का निर्माण न्यायालय कर सके। ओके, तो ये डिबेट चल रही है थोड़ी सी आजकल, तो वो भी देखते रहिए। नेक्स्ट है कि अर्नस्ट रेनन क्यों मानते हैं कि राष्ट्रों का अस्तित्व आवश्यक है, मतलब आवश्यकता है। किस चीज के लिए आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि यह सभी निवासियों के लिए स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यानी अगर राष्ट्रों का एक अस्तित्व होगा, अपनी पहचान होगी, अपनी शक्ति, पावर, सब कुछ रिसोर्सेस होंगे, तो वो अपने अंदर जो निवासी होते हैं उनकी तो स्वयं ही सुरक्षा कर लेगा। ठीक, तो राष्ट्रों का अस्तित्व होना इसलिए आवश्यक। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनिज्म के सामाजिक कार्यों का वर्णन करने के लिए आवश्यकता और रणनीतिक अनिवार्यता की शर्तों को किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पीकर के, गायत्री चक्रवर्ती स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट दिए गए हैं जिसमें एक में ऑथर एंड अदर बुक्स है, तो उसका राइट आंसर आपको लगाना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। द रिचेट ऑफ द अर्थ, द रिच ऑफ द अर्थ, ये किसकी बुक है? तो ये तो फ्रेंच फैनन की। तो ए का सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 3 में ही है। तो बी का फोर्थ होगा, ओरिएंटलिज्म लिखा है एडवर्ड सैड ने, और उसके बाद सी का होगा सेकंड, थ्री विमेन्स टेक्स्ट एंड क्रिटिक ऑफ इंपेरियलिज्म, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है होमी के भाभा, एंड गायत्री स्पीकवॉक लिखती है नेशन एंड नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक सिद्धांत और प्रवचन के संरक्षक संत और प्रेरक संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि कहीं भी नहीं पूछा गया, बट क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका
बताइए कौन सा राइट आंसर है? होमी जे भाभा, आर शिव कुमार एंड फ्रेंच फैनन एंड एडवर्ड सेट। सो इसका राइट आंसर है एडवर्ड सेट। ओके, एडवर्ड सेट को हम लोग प्रवचन के संरक्षक संत और प्रेरक संत बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसने उपनिवेशवाद को अनिवार्य रूप से विनाशकारी प्रकृति का बताया? तो किसने बताया? इसका राइट आंसर क्या है? आर शिव कुमार, फ्रेंच फैनन, गायत्री चक्रवर्ती, स्पीकवाक एंड एडवर्ड सेट। किसने बताया? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, फ्रेंच फैनन। फ्रेंच फैनन ने ही न्यू कॉलोनिज्म की बात करी थी और बताया था कि कैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज नए तरीके से अपनी हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं और हर नेशन को कॉलोनियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने जो उपनिवेशवाद है उसी को विनाशकारी प्रकृति का बताया कि वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिबरल डेमोक्रेसी की विशेषता नहीं है? सो कौन सी नहीं है इसमें से? सो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप कि आप लोग पूरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी पढ़ लें, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो अधूरी हो सकती है। इसलिए तैयारी को अधूरी मत छोड़िए। मैं डेली क्वेश्चंस डाल रही हूँ, तो आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, कहीं जाना भी नहीं है, बस क्लासेस को अटेंड कीजिए और क्लासेस को पूरा देखिए। ओके, सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। ओके, राइट आंसर ऑप्शन 2 है, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी है, राज्य के अधिक भूमि के साथ एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की इच्छा रखती है। तो ऐसा नहीं है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना केवल नाम मात्र की करती है। ओके, बाकी उसकी इंटरनल इच्छा जो होती है वो तो मार्केट को ही प्रमोट करना होता है। सो आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी जिसमें आप लोगों के और भी नए क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ढूंढे जाते हैं और फिर उसको बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को अवॉइड मत कीजिए और इन क्वेश्चंस को पूरा देखिए और आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।